चलिए आएंगे भरत जी, वापस आएंगे आपके पास। राकेश सिंह परमार जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। परमार जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। आपने भी कांग्रेस को सुना होगा और बीजेपी का लगातार ही कहना कि हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो 5 राज्यों के जो समीकरण है, आपसे समझेंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है 5 राज्यों में, और कांग्रेस की और बीजेपी की क्या है। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। देखिए, अब की बार के चुनाव की परिदृश्य अलग है, जी दोनों ही तरफ से, भाजपा के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से। जी शुरू करते हैं राजस्थान से। जी इनका सबसे सीनियर मुख्यमंत्री वहां है, जी गहलोत साहब। गहलोत साहब के साथ समस्या यह है कि अब की बार गहलोत साहब को दिल्ली दरबार का विश्वास हासिल नहीं है। जी अध्यक्ष वाला चुनाव में जिस तरह से गहलोत साहब ने सोनिया जी को पटकनी दी है, सोनिया जी का भरोसा डिगा है। और सचिन पायलट वहां पर जी तोड़ लगे हुए हैं अशोक गहलोत को अपदस्थ करने के लिए। अपने ही सरकार के विरुद्ध घोटालों की जांच में अपना ही आदमी बैठा है, ये इसके पहले बहुत कम सुनने को देखने को मिला है। सचिन पायलट को माइलेज ना मिले, अशोक गहलोत यह चाहेंगे आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, और एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस के हिसाब से, वैसे भी अशोक गहलोत का कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अशोक गहलोत चाहेंगे कि अब की बार बेशक कांग्रेस ना आवे आगे, फिर अशोक गहलोत की राजनीतिक उम्र के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि गहलोत साहब दोबारा राष्ट्रीय राजनीति या प्रदेश के राजनीति पाएंगे। तो वो सचिन पायलट के लिए इतना गड्ढा खोद करके जाएंगे कि जो आदमी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए महारानी के नाम पर घोटाला खोल रहा है, अगर कहीं अशोक गहलोत के जाने के बाद अशोक गहलोत का घोटाला ना खोल दे, इसलिए उनको इस बात की चिंता होगी। रहा भारतीय जनता पार्टी के बाद, पहली बार भाजपा महारानी के बगैर राजस्थान में भविष्य तलाश रहा है। महारानी को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है या करने का प्रयास हो रहा है, वह महारानी को कितना चुभेगा और महारानी के फॉलोअरों को कितना लगेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महारानी अगर कुछ सोचेंगी तो वो कल्याण सिंह को सोच लेंगी, क्योंकि कल्याण सिंह वाली करामात अभी महारानी के पास नहीं है, ना ही वो करिश्मा उनके पास है। अगर कल्याण सिंह भाजपा के विरुद्ध जा करके कुछ नहीं कर पाए तो महारानी कितना करेंगे यह मैं नहीं कह सकता। तो स्थिति दोनों तरफ बराबर ही है। गहलोत आपस में लड़ेंगे और भाजपा भी आपस में ही लड़ेंगे। अभी दोनों के आपस के लड़ाई में कौन बाजी मारता है ये भविष्य बताएगा। और हम जैसे लोगों को बारिश करना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस बनाने का इसके लिए 2 प्रवक्ता बैठे, हम कुछ परिस्थितियों की आकलन करेंगे कि ये परिस्थिति है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी वही चीज, तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का रैली निकला था, इसके रथ के आगे मुख्य फोटो और सिंगल फोटो नरेंद्र मोदी का, और मामा जी घूम घूम करके कह रहे हैं कि ऐसा मामा आपको नहीं मिलेगा। तब तक क्या आपको ये बताया जा चुका है कि अब आप नहीं मिलने वाले मध्य प्रदेश को, या आपको आभास है कि आपके बगैर भाजपा जा रही है मध्य प्रदेश में, या उनके शब्दों को अगर देखा जाए तो शायद इनको बताया जा चुका है कि आपका फेयरवेल है, आराम से किसी बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो यह चौहान साहब जितना भितरघात करेंगे, क्योंकि राजनीति को प्रयास के लिए करवाता नहीं कि चौथा पन निरुपकार न जाए, वो तो अपना कमाल करेंगे। और कांग्रेस का जो भरत भाई ने दिग्विजय सिंह का नाम लिखा, दिग्विजय ही कमलनाथ की लुटिया डूबेंगे, क्योंकि दिग्विजय को अपने बेटे को सेट करना है और कमलनाथ को भी अपने बेटे को ही सेट करना है। नकुल नाथ और दूसरे नाथ के बीच की लड़ाई है। वहां पर माधवराव सिंधिया का परिवार अब भाजपा में आ गया है, एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था मध्य प्रदेश में, तो वो भी स्थिति देखने लायक, वहां भी बराबरी फाइट है। चौहान साहब को दरकिनार कर भाजपा ने एक नया फ्रंट खोला है। चौहान कितना उसको प्रभावित करेंगे ये आगे वाली जाने जानेगी। और कांग्रेस में आपस में लड़ते, अगर कांग्रेस मिलकर लड़ ले तो कभी कोई दूसरा बना ही न पाएगा। हाँ, रमन सिंह जी की साफ छवि जरूर थी और रमन सिंह की सरकार का बड़ा तारीफ हुआ था, उनके काम करने की तरीके का भी लोग बड़ा तारीफ करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि उनमें भी एक पेच है, वो संतोष मोहन देव साहब। उनको पहले ही दिन आधा टर्म का मुख्यमंत्री बना करके राहुल गांधी ने भेजा था, लेकिन बाद में गहलोत साहब पलट गए मुख्यमंत्री जी, और वो अंत में अंतिम दिन बनाए गए हैं। तो वो ये बात को जरूर याद रखेंगे कि आगे क्या होगा। तीनों ही राज्यों की स्थितियां यही है कि एक दूसरे से लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, अपने अपने लड़ेंगे। भाजपा से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। अब किसका लड़ाई किस पर हावी होगा है ये आने वाला समय बताएगा।
लेकिन जी एक फैक्टर जिसका भरत भाई उल्लेख नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। जी इस टाइम जो दुनिया में भारत का नाम बना है, पहली बार हमने देखा कि कोई पश्चिमी राष्ट्र, कनाडा जैसा राष्ट्र घुटने पाया, जी और यह नरेंद्र मोदी, डोभाल और जयशंकर की तिगड़ी से संभव हो पाया है कि हमने पश्चिमी मुल्क को घुटने पर ला दिया है। यह पहली बार हुआ है कि हमास और इजराइल की लड़ाई का अभी बम इजराइल बाद में फोड़ रहा है। हमारा प्रधानमंत्री पहले कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। वह इस बात के लिए नहीं डरा कि 20% मुस्लिम मतदाता भारत में रहता है और खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और हमास के पक्षधर है। इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो जो स्पष्ट निर्णय लेने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव हो गया, जैसा मुझे दिख रहा है कि हर जगह मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो पलड़ा भारी है। क्योंकि अभी मोदी के मुकाबले में भविष्य में तो मैं नहीं बता सकता, वर्तमान में कोई नहीं दिख रहा है, और नैया मोदी ही पार लगाएंगे, क्योंकि मोदी ही वहां पर मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। जो स्थापित नेता है उनको तो किनारा कर दिया गया है या किराना करने का इशारा दे दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ क्या तैयारी है हमारी पार्टी की? हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। बताएंगे आपको जो भी होगा। अभी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। उन्होंने भी कहा कि जो भी राज्यों में चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम चर्चा का रुख करते हैं, सीधे राकेश सिंह परमार जी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, लगातार आपने भी कांग्रेस को भी सुना होगा। कांग्रेस का यही आरोप है परमार जी कि सीएम का जो फेस है शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी क्यों नहीं घोषित कर रही है। अंदर खेमे में क्या कुछ चल रहा है, आपसे समझेंगे परमार जी। देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका काम ही है ये प्रश्न करना कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अब ये तो नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे ना कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कमल का निशान पर वोट पड़ेगा और कमल वाला वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात डिसाइड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, असल में वजह क्या है, हमारे भारत के राजनीतिक दल कभी मुद्दे की नहीं करते। मिश्रा जी करते, धार्मिक कॉरिडोर बना, ये बोल रहे थे, उनमें झगड़ा है। मैं बड़ा चिंतित रहता हूं कि हमारे देश के राजनीतिक दल ये क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस के टाइम में 4 अस्पताल बना था, हम 40 बनाएंगे। ये नहीं बात करेंगे। उनके टाइम में इतनी सड़कें बनी, हम इतना बनाएंगे। उतने टाइम में इतनी स्कूल बनी तो हम इतना बनाएंगे। वो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है, वो 5 लाख का कार्ड दे रहा है, मैं 50 लाख का कार्ड दूंगा। कहां से दूंगा भाई? पैसा भोजन करने का तो यहाँ पर है नहीं। बजट इतना घाटे में जा रहा है और आप मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो। अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वो तो आकंठ बेईमान है। नौटंकी का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। आप लोग भी ड्रामा करने लगे। देश के राजनीतिकों को ये कब अकल आएगी कि मुफ्तखोरी बांट करके देश में नहीं चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीतना चाहिए यह कह करके कि पूर्ववर्ती सरकार ने 4 अस्पताल बनाया तो हम 40 बनाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने 400 मीटर सड़क बनाया तो हम 4000 मीटर बनाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने 4 कॉलेज बनाया तो हम 400 कॉलेज बनाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार में पुलिस 5 मिनट में आती थी, हमारा पुलिस दरवाजे पर खड़ी रहेगी। पूर्ववर्ती सरकार में अपराधी अपराध कर देता था, हमारे में तो सोच भी नहीं सकता। ये जनहित के मुद्दे आप लोग कब उठाएंगे? मेरा मांग है दोनों प्रवक्ताओं से यही है। अब उन्होंने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, ये करेगा मैं 25 लाख का दिया। अब पूछा जाए कि 25 लाख रुपया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी फंड में जमा पैसे से देंगे या वो जो घोटाला करके जमा किया पैसा है जिस पर दोनों माँ बहन जमानत पे है, माँ बेटा, उसमें से देंगे? कहां से देंगे? या मोदी जी वो जो अडानी को कमवा रहे हैं पैसा, वहां से ले आकर के 4 लाख देंगे? पैसा तो मेरा ही है ना। आपको क्या हक है मेरे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करने के लिए अपने चुनावी लाभ के लिए? गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 500 को एक बार 1000 किसने किया? मनमोहन सिंह ने किया था। और मनमोहन सिंह के समय में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे को 12 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए। इन्हीं के नेता ने कहा था और मनमोहन सिंह ने कहा था मैं नहीं दे पाऊंगा। सिलेंडर पर राशनी का सबसे पहला काम श्री मनमोहन सिंह ने किया। मैं उस बात को मानता हूं, उन्होंने ठीक किया क्योंकि वो मजबूरी थी। और वोट के लिए जनता को लुभावनी नारा देने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि नहीं हमको 12 से ज्यादा चाहिए। ये दोनों कंट्राडिक्शन कांग्रेस के जमाने में ही हुई है।
इन सब विषय पर भारत के राजनीतिक दलों को राजनीति करना चाहिए। उसने 500 दिया, मैं 5000 दिया, हम इसको नकार रहे हैं। मैं बीइंग ए वोटर इस बात पर मतदान नहीं करूंगा कि उसने 500 का सिलेंडर दे, 250 का देगा। आप 500 का सिलेंडर कहां से देंगे यह बताइए, और वो 1000 का मनमोहन सिंह ने किया था वो क्यों किया था इस पर बताइए। लगे आते ये भी बताइए कि जो पेट्रोलियम बॉन्ड मनमोहन सिंह लिया था उसका पेमेंट कहां से हुआ, किस आधार पर हुआ, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 में देश आजादी हुई है, लेकिन हमको आजाद नहीं किया गया। हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा किसी न किसी के नशे के गिरफ्त में रखा गया, कभी जात पर, कभी धर्म पर, कभी वोट पर, कभी हिंदू पर, कभी मुसलमान पर, कभी पाकिस्तान पर। अब एक नया स्वरूप आया है जात पर। अब हमको जात पर बांटा जाता है। कांग्रेस के सारे नेता जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मतलब राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बेवकूफ थे। मैं नहीं करूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से, मेरे लिए बड़े आदर्श थे, मेरे भारत पहले प्रधानमंत्री थे, मेरे लिए आदरणीय थे। लेकिन उनके नीतियों को का नकार रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जातीय जनगणना उन्होंने प्रथम दृष्टया ही नकार दिया था कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती, और उन्होंने नहीं करने दिया था जब तक वो बने रहे। अंबेडकर साहब जिन्होंने जाति नहीं क्लास कहा था बैठ पर, उसको बड़ी सफाई कास्ट कर दिया गया। वो क्लास और कास्ट पर मैं नहीं आ रहा हूं, आपका कास्ट ही मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने भी जनगणना कास्ट आधारित नहीं किया था, आरक्षण कास्ट आधारित किया था। तो क्या मनमोहन राहुल गांधी अंबेडकर साहब के उस कास्ट और क्लास को नकार रहे हैं जो आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं? आप लोग बहती गंगा में हाथ धोने की जगह अपनी लहर क्यों नहीं पैदा करते कि वो जातीय जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वहां तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की आपसी टकराव में नीतीश कुमार ने संगूपा छोड़ा और लालू यादव को चारा खाने चित करने का प्रयास किया। आप क्यों करें? आप तो सबसे पहले 1952 से लेकर के 2014 तक कुछ समय के लिए छोड़ के बाकी समय आप ही का सरकार रहा, तो आप अपना काम के बल पर सरकार बनाइए। इस बल पर क्यों बनाएंगे कि वो जाति आरक्षण, क्षेत्र आरक्षण, 5 लाख का बीमा, 14 लाख का बीमा? इस बात को मैं नकार रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का है या भाजपा का है। मुफ्त रेवड़ी पर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, काम के बल पर सरकार बनाने का पक्ष में हूँ, और मेरा वोट इसी को जाएगा जो काम के बल पर सरकार। बिल्कुल भरत जी आएंगे आपके पास। वीरेंद्र मिश्रा जी, हाँ बताएं। अभी आपने राकेश सिंह परमार जी को सुना है, आप कॉरिडोर की बात करते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं करते हैं विकास के नाम पर कि अगर कांग्रेस ने 5 अस्पताल खोले थे तो हम 10 बनाएंगे। इस विकास के मॉडल पर कोई बात नहीं होती पार्टियों की, ऐसा क्यों? नहीं, मैं परमार साहब को सुन रहा था। परमार साहब बहुत योग्य और बहुत सीनियर और बहुत सिंसियर पत्रकार हैं। इन्होंने स्थापित तो आपने किया ना, स्थापित तो आपने किया। ये जांच एजेंसियां, देखिए भरत जी, वीरेंद्र जी, इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ईडी सीबीआई पे कोई चर्चा नहीं होगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी सीबीआई को तोता बोला जाता था, कोई चर्चा नहीं इस पे। आपके पास आएंगे परमार जी, आप भी समझेंगे कि आप सहमत हैं बात से इनकी। मैं उस विषय पे आएंगे, भरत जी आएंगे अभी, भरत जी आएंगे अभी। भरत जी, परमार जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? भारत जी का बात की राहुल गांधी का परिस्थिति बदलने से बदलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जातीय जनगणना की जरूरत नहीं आज थी, हो सकता है, मैं उनके बात को इनकार नहीं करता। समय था, पंडित जवाहरलाल जमाने में मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, अब व्हाट्सएप आया है तो कुछ व्हाट्सएप का ज्ञान आया है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड राजनीतिक दलों का क्या है समझ लीजिए। जातीय जनगणना को सबको जरूरत है, सभी को जातीय जनगणना, लेकिन देश की गणना को किसी की जरूरत नहीं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किसी को जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन रजिस्टर को किसी को जरूरत नहीं है। इस देश को किसी भी राजनीतिक दल को इस बात की जरूरत नहीं है कि हमारे देश का नागरिक कौन है, कौन घुसपैठिया है, कौन अवैध रह रहा है, कौन बांग्लादेश से आके यहाँ काबिज होकर के चुनाव भी लड़ रहा है। इस बात पर होता है तो यही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शाहीन बाग में जाकर के धरना वालों को प्रोत्साहित करते हैं कि इस देश को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इस देश के असली नागरिक कौन है। आपको जात की जरूरत है, लेकिन इस देश का नागरिक है कि नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। किसी भी जात का हो वो देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है, चाहे अपर कास्ट हो, मध्यम कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो। लेकिन अगर वो हमारा देश का नहीं है तो हमारे देश में किस लिए आया है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो हमारे देश में घात करने आया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने आया है, हमारे भाईचारा को नाश करने आया है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहूंगा कि डबल स्टैंडर्ड छोड़िए। आपको अगर जात की गणना करनी है
तो इस बात की भी गणना करें कि इस देश का नागरिक कौन है और बाहर से कौन आया है। भरत भाई के एक ही बात का मैं समर्थन करता हूं कि अगर जाति की जनगणना सही है तो आर्थिक जनगणना भी हो। और एक बात मैं और जोड़ देता हूं कि इस बात की गणना जरूर हो कि 1952 में जब देश आजाद हुआ था उसके पहले किसकी स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है और उसका स्रोत क्या है, यह जरूर एक कमा उसमें जुड़ जाए कि ऐसी क्या स्रोत हुआ कि 10 साल में आप 10,000 करोड़ कमा लिए, यह जरूर पूछा जाए। यह मेरा मांग है। जी वीरेंद्र मिश्रा जी, आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस का आरोप है कि जातीय जनगणना कराने से बीजेपी क्यों घबराती है? मिश्रा जी। अभी परमार साहब ने बहुत सही बातें कही। उन्होंने सब कुछ कह दिया जी। जाति जनगणना, आज देश जाति जनगणना करा के आज इनकी कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं, आज इनकी वैचारिक सोच क्षेत्रीय दलों द्वारा संचालित हो रही है। आप कह दीजिए कि आज जनगणना हम नहीं कराएंगे। तेलंगाना में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं जी। वहाँ पर किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के ऊपर भरत जी आते भी, भरत जी आएंगे आपके पास, आएंगे भरत जी, पूरा मौका मिलेगा। भरत जी आएंगे भी। जुर्मो सितम चल रहे हैं, इससे आप वाकिफ हैं जी। आप बिहार में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जाति जनगणना की बात अगर कांग्रेस कर रही है, बोल दीजिए। आज इनके राहुल गांधी जी ने EWS के बारे में भी कहा है। क्या तमिल समाज जो आज शौचालय में काम कर रहा है, आज मोदी का काम कर रहा है, आज भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ ठेला लगा रहा है, अपने जीवन यापन के लिए, जिंदगी के लिए संघर्ष करता है, ऐसे में EWS का रिजर्वेशन जो मिला हुआ है संवैधानिक, उसका विरोध राहुल गांधी करते हैं जी। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के तो सही। चलिए मिश्रा जी रोकेंगे आपको, मिश्रा जी वक्त की कमी है, रोकेंगे, आखिरी जवाब ले लेते हैं भरत जी से। भरत जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना आप नहीं कराना चाहते, आप सार्वजनिक तौर पे आप टीवी पे बैठे कह दीजिए कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, हम जो है आर्थिक